बच्चों देखिए, हमारा एग्ज़ाम है कल और हम इन चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फर्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है कि 1934 में नेशनल कांग्रेस जो है इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब बात की जाती है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि पूरी की पूरी संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कमेटी थी ड्राफ्ट कमीशन की, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना, तो वो बना था 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन आर इन द इफेक्ट, यानी कि कब आया इफेक्शन में, यानी कि वो प्रभाव में कब आया, तो उसमें आएगा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश जो नेपाल है, नेपाल में जो है डेमोक्रेसी कब लाई गई, तो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट 2006 में चलाया गया और फाइनली अप्रैल 2006 में जो किंग है उसको जो है उसकी जगह पर जो है 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं और राइट टू इक्वलिटी कहता है कि सभी लोग जो हैं उनके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, तो और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम कहता है कि सभी लोगों को उनके डेवलपमेंट के लिए एक लिमिट के साथ में फ्रीडम्स प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी 6 फ्रीडम्स हमें देखने को मिलती है राइट टू फ्रीडम के अंदर। उसके बाद आपका जो आता है वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी भी बच्चे के साथ में ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ना ही उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाएगा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री बनाता है, यानी कि एक ऐसा देश बनाता है जहाँ सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी गई है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है और सभी लोगों को अपने अपने धर्म से जुड़ी मान्यताओं को भी मानने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। सोशल एंड कल्चरल राइट जो है ये कहता है कि सभी लोगों को, ये मेनली माइनॉरिटीज़ के लिए है राइट, ये राइट कहता है कि जो लोग हमारी सोसाइटी में माइनर हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, उनको अपने कल्चर को बढ़ावा देने के का मौका दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एंड अगर हम लिटरल वर्ड की मीनिंग की बात करें तो रूल ऑफ पीपल। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे, ये पूछा जा सकता है आपको। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता है जब हम पावर्स को बांट देते हैं सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें लेजिस्लेटिव जो होती है वो एग्जीक्यूटिव को अपने सामने रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ठीक है, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं और पावर्स जो है वो बांट दी जाती हैं अलग अलग सेंटर और स्टेट के बीच में, और अगर उससे ज़्यादा पार्टीशन हो तो उसमें भी। ठीक है, ये आप फ्रीडम ये देख लीजिएगा, ये दे रखे हैं यहाँ पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म अभी मैंने बताया, अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियल प्रमोट एनी वन रिलीजन, यानी किसी एक धर्म को, रिलीजन को प्रमोट नहीं करता स्टेट।
फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स तो आपको पढ़ने ही हैं। बाकी जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा वो आप देख लेना, जो जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सेक्युलरिज्म है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब है जब एक स्टेट या एक कंट्री के लिए सभी रिलीजन्स एक समान होते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, भले ही लोगों के नंबर्स कम हो संख्या में रिलीजन के बेस पे या ज़्यादा हो। सपोज दैट कि इंडिया में हिंदूज़ के नंबर्स ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट इनके नंबर्स कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में अगर हिंदूज़ के नंबर ज़्यादा हैं तो हिंदूज़ को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, हिंदूज़ को ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नहीं, हमारे देश में माइनॉरिटी में है जो लोग और मेजॉरिटी में सभी को रिलीजन के बेस पर इक्वल माना जाता है, और यही सेक्युलरिज्म है। और इसी के लिए हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तभी आपने देखा होगा कि भारत में सभी रिलीजन्स को अपने अपने धर्मों को, अपने फेस्टिवल्स को मनाने की पूरी आज़ादी दी गई है। ठीक है, उसके बाद है सेक्युलरिज्म का मीनिंग, यहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट, देख लेना, आपसे फ़ोटो दे के भी पूछा जा सकता है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है? ये कहता है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक धर्म का जो कम्युनिटी है वो दूसरे धर्म के ऊपर अपना डोमिनेंस नहीं बनाएगी। उसके बाद सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर अपनी बात को नहीं थोपेंगे। और तीसरा, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों को उनकी पूरी आज़ादी दी जाएगी अपने अपने धर्मों को मानने की। ठीक है, तो ये हमारा सेक्युलरिज्म है। गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रेयर वगैरह नहीं कराई जाती हैं। प्रेयर में भगवान की आरती ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक पिक्चर के थ्रू ही दिखाने की कोशिश की गई है कि रिलीजन जो है वो हर एक इंसान का अपना पर्सनल मैटर है, और रिलीजन के यहाँ पर जैसे कि सिखों में पगड़ी पहनना कंपलसरी है, और वो अपनी पगड़ी जो है वो हेलमेट लगाने के लिए उनकी पगड़ी नहीं उतरवाई जा सकती, उनकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ होगा। तो उन लोगों को इतना कंसेशन दिया गया है कि वो हेलमेट ना लगाएं अगर उन्होंने पगड़ी पहनी है तो। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो बच्चों अमेरिका से थोड़ा सा अलग है। अमेरिका में गवर्नमेंट को और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा गया है, दोनों एक दूसरे के मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन इंडिया में अगर रिलीजन के नाम पे किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो ऐसे टाइम पर जो है गवर्नमेंट या स्टेट जिसको हम कहते हैं वो सामने आता है, जिसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, या आपने एक वो जो क्या नाम है उस लेडी का, शाहबानो केस जो है वो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। ठीक है, 3 तलाक वाला। इसकी भी आप एक्सरसाइज देख लेना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यही है। तो इसमें फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म का मीनिंग और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मीनिंग आप देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे देश में 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट हैं, सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। सेंटर लेवल की जो गवर्नमेंट है बच्चों वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है, जैसे कि हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट जो है हमारी, जब हम सेंटर लेवल की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें पावर्स को डिवाइड करते हैं। इसका मैंने आपको फ्लो चार्ट जो बनवाया था
उसको आप ज़रूर देख के जाना सभी बच्चे, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और इसमें जो है पार्लियामेंट जो है हमारी 3 लोगों से मिलके बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। राज्यसभा प्रेसिडेंट के लिए एज चाहिए 35 और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 और लोकसभा के लिए चाहिए 25। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी एज किसके लिए चाहिए। उसके बाद है लोकसभा के इलेक्शंस, आपको पता है 5 साल में होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस 6 साल में होते हैं। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन होते हैं जो विपक्ष में है, उनका नेता होता है लोकसभा स्पीकर। और राज्यसभा का जो स्पीकर है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है हमारा वही होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल एज अ एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद वाई शुड पीपल डिसाइड। अब आपको पता ही है कि हमारे देश में जनता ही डिसीजन लेती है और 5 साल बाद जो है जो सरकार चुनकर आती है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पर्सन राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनता है वो एमपी कहलाता है। और जो स्टेट लेवल के जब इलेक्शंस होते हैं और स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए कहते हैं। ये देखिए हमारे फोटो दिए हुए हैं पार्लियामेंट के। रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर ये स्टेट पार्टीज और ये एक बार पढ़ लेना नेशनल पार्टीज जो है, मेनली नेशनल पार्टीज पढ़ लेना। बच्चों लोकसभा की टोटल सीटें हैं 543 और जो 2 एंग्लो इंडियंस का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब 543 हमारी जो है टोटल ऑफ सीट्स हैं इस टाइम पर, और राज्यसभा की हमारी हैं 245। ठीक है बच्चों। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को क्या करती है? कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है। पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनको जनता ने 5 साल के बाद में चुनकर भेजा है लोकसभा में, और राज्यसभा के इलेक्शन 6 साल में होते हैं। तो उसके जो मेंबर्स हैं वो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। फिर एससी और एसटीज़ के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं पार्लियामेंट में, और एमपी जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित्स और आदिवासी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसमें से आप कोalition की फुल फॉर्म दे